नवलगढ़ के एक पुराने और संकरे मकान में आज सुबह से ही अजीब सी हलचल थी। देवराज की दो बेटियां, बड़ी बेटी नंदिनी जो उसकी पहली पत्नी की मौत के बाद अकेली रह गई थी, और छोटी बेटी काजल जो उसकी दूसरी पत्नी सावित्री की सगी औलाद थी। दोनों की शादियां हो चुकी थी और आज वे मायके से अपने अपने ससुराल लौटने वाली थी। सावित्री ने काजल की शादी शहर के एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी आदित्य से की थी, जबकि नंदिनी को जानबूझकर एक गरीब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले माधव के पल्ले बांध दिया था। मेरी राज रानी बेटी, इस हार में तू बिल्कुल किसी शहर की महारानी लग रही है। आखिर बड़े घर की बहू जो बनी है। देख बेटी, अपनी इस माँ को कभी भूल मत जाना। शहर के उस बड़े महल जैसे घर में जाकर इस छोटे से कस्बे की याद तो आएगी ना तुझे। अरे माँ, आप भी ना क्यों रोने बैठ जाती हो? नवलगढ़ की याद भला मुझे क्यों आएगी? वहाँ शहर में आदित्य जी ने मेरे लिए दो दो नौकर रखे हैं, हाथ से एक काम भी नहीं करने देते, और उन्होंने वादा किया है कि इस बार आते ही वो मुझे शहर के सबसे बड़े मॉल में ले जाकर हीरो का सेट दिलाएंगे। मैं तो बस अपनी इस चमचमाती जिंदगी में खो जाने के लिए बेताब हूँ। माँ, मेरी पोटली बन गई है। अब धूप भी तेज हो रही है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने घर के लिए निकलूं? माधव जी ने सुबह फोन पर कहा था कि आज उन्हें मंडी में बहुत सारे घड़े पहुंचाने हैं। उन्हें काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार मैं अकेली ही बस पकड़कर घर आ जाऊं। तो मैं क्या यहाँ बैठकर तेरे पति का मातम मनाऊं? जब तेरे उस माटी कूटने वाले पति ने तुझे अकेले आने को कह दिया, तो तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा सिर क्यों खा रही है? चली जा। वैसे भी तू इस घर में रहे या ना रहे, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू है तो एक लावारिस ही ना। तेरी माँ तो कब की मर खप गई और तू मेरे सिर का बोझ बनी रही। माँ ने बिल्कुल सच कहा दीदी। अरे, जब शादी के समय ही आपके नसीब में वो फटीहाल कुम्हार लिखा था, तो अब अकेले रोने से क्या फायदा? कहाँ मेरे पति आदित्य जी अपनी बड़ी चमचमाती गाड़ी लेकर खुद मुझे वीआईपी की तरह लेने आ रहे हैं, और कहाँ आपके पति जो दिन भर मिट्टी और कीचड़ में सने रहते हैं। भला उस गरीब से कोई क्या उम्मीद रखेगा? वो बस का किराया बचा रहे होंगे, इसीलिए आपको अकेले पैदल भेज रहे हैं। बेहतर है आप अपनी ये फटी पुरानी पोटली उठाइए और चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, वरना मेरे ससुराल वाले आएंगे तो आपकी ये हालत देखकर मेरी हंसी उड़ाएंगे। काजल, तुम और माँ आज मुझे चाहे जितना लावारिस कह लो, लेकिन मेरे पति के बारे में एक भी गलत शब्द मत बोलना। हाँ, वो गरीब हैं, वो दिन भर मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, लेकिन उनकी वो मिट्टी तुम्हारी इस सोने चांदी की चमक से कहीं ज्यादा पवित्र है। वो मेहनत की सूखी रोटी खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और मेरे दिल में वो तुम्हारे उस घमंडी पति से कहीं ज्यादा अमीर और ऊंचे हैं। मुझे उन पर और उनकी गरीबी पर गर्व है। तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरे घर में खड़ी होकर मेरी बेटी को आंखें दिखा रही है? तेरी जुबान आजकल बहुत कैंची की तरह चलने लगी है नंदिनी। भूल गई कि बचपन से इस सौतेली माँ के टुकड़ों पर पली है तू। अगर इतनी ही खुददारी जाग गई है तेरी, तो अभी के अभी इस चौखट से बाहर निकल जा। आइंदा इस घर की तरफ मुड़ कर भी मत देखना। भाग यहाँ से। सावित्री नंदिनी को घर से बाहर निकाल देती है। नंदिनी अपनी पोटली हाथ में लिए आंसू बहाते हुए सड़क पर चलने लगती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में नंदिनी पसीना पोंछते हुए धूल भरी सड़क पर अकेली चली जा रही होती है। तभी पीछे से हाफते हुए उसके पिता देवराज आते हैं। उनके हाथ में बाजार का सामान से भरा एक बड़ा ठेला होता है। नंदिनी बेटी, रुक जा, ठहर मेरी बच्ची। पिताजी, आप तो सुबह ही मंडी चले गए थे ना? फिर इस चिलचिलाती धूप में भागते हुए क्यों आ रहे हैं? बेटी, मुझे मंडी में चैन कहाँ था। मुझे पता था कि आज मेरी दोनों बच्चियां अपने घर चली जाएंगी। मैं तो बाजार से तुम दोनों के लिए ताजी सब्जियां लेकर आया था।
कि आज दोपहर का खाना हम सब आखिरी बार साथ बैठकर खाएंगे। पर ये क्या, तेरी माँ और काजल ने तुझे इस भरी दोपहरी में अकेले ही घर से निकाल दिया। और दामाद जी कहाँ हैं? वो तुझे लेने क्यों नहीं आए? नहीं पिताजी, आप माँ को दोष मत दीजिए। माधव जी को आज मंडी में बहुत सारा काम था। उन्हें बहुत सारे बर्तनों की सप्लाई देनी थी। अगर वो काम पर नहीं जाते तो हमारा नुकसान हो जाता, इसलिए मैंने ही उनसे कहा था कि मैं खुद आ जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं बस स्टैंड जाकर गाड़ी पकड़ लूंगी। मैं कितना अभागा बाप हूं नंदिनी। अपनी पहली पत्नी की इस जीती जागती निशानी को अपनी आंखों के सामने इस तरह तड़पते देख रहा हूं, पर कुछ नहीं कर पा रहा। तेरी सौतेली माँ के घमंड और नफरत के आगे मैं हमेशा बेबस रहा बेटी। उसने जानबूझकर तेरी शादी एक गरीब के घर कर दी ताकि तू जिंदगी भर तड़पती रहे। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। पिताजी, आप ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। माधव जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमारी छोटी सी कुटिया में बहुत सुकून है। आप बस अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। माँ की बातों का मुझे अब बुरा नहीं लगता। नंदिनी पिता के पैर छूती है और आगे बढ़ जाती है। देवराज रोती आंखों से उसे तब तक देखते रहते हैं जब तक वो ओझल नहीं हो जाती। अरे आप आ गए, और ये सामान इस तरह जमीन पर क्यों फेंक रहे हैं? आपको तमीज नहीं है क्या? तमीज की बात तो तुम अपने मुंह से मत ही करो सावित्री। कहाँ है नंदिनी? तुमने मेरी उस मासूम बच्ची को इस तपती धूप में अकेले पैदल क्यों भेज दिया? क्या तुम्हारे सीने में दिल की जगह पत्थर हैं? कम से कम दोपहर का खाना तो खा लेने देती उसे। अरे सुनिए, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो लावारिस खुद अपनी मर्जी से गई है। उसका वो कंगाल पति तो उसे पूछने आया नहीं, तो क्या मैं यहाँ उसे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए देखती रहती? मेरी सगी बेटी काजल के पति शहर के नामी बाबू आदित्य जी शाम को बड़ी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। मुझे उनके लिए 56 भोग बनाने हैं। मेरे पास उस गरीब कुम्हार की पत्नी के लिए ना तो वक्त था और ना ही अनाज। सावित्री, तुम भूल रही हो कि नंदिनी सौतेली बाद में है, पहले वो मेरे ही खून की औलाद है। आज तुमने उसकी गरीबी का जो मजाक उड़ाया है ना, याद रखना, वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़ों का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। खैर, तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। सावित्री और काजल को लग रहा था कि उन्होंने नंदिनी को बेइज्जत करके हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है, लेकिन नियति की किताब में कुछ और ही लिखा था। जिस माधव को वो एक अदना सा कुम्हार समझ रही थी, उसकी सादगी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो बहुत जल्द इस पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाला था। मायके की कड़वाहट और आंसुओं को पीछे छोड़ नंदिनी अपने ससुराल पहुंच गई। उसका ससुराल एक छोटे से गांव में बनी मिट्टी की साधारण कुटिया थी। चारों ओर मिट्टी के घड़े और दिए रखे थे, जिनकी सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैली थी। घर भले ही साधारण था, लेकिन वहां सुकून की कोई कमी नहीं थी। उधर माधव चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा था, पर उसकी निगाहें अपनी पत्नी के इंतजार में लगी थी। अरे नंदिनी, तुम आ गई। देखो तो सही, तुम्हारा पूरा चेहरा पसीने से भीग गया है। मुझे माफ कर देना भाग्यवान, आज मंडी से अचानक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया था। सारे घड़े आज दोपहर तक ही पहुंचाने थे। अगर मैं काम छोड़कर तुम्हें लेने चला जाता तो हमारे हाथ से ये कमाई निकल जाती। इसी मजबूरी में मैं तुम्हें लेने मायके नहीं आ पाया। तुम इतनी धूप में अकेले बस से आई हो, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना मेरी बच्ची? नहीं जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे भला क्या तकलीफ होगी? मैं तो बिल्कुल आराम से आ गई। और वैसे भी मुझे पता है कि आप हमारे इस छोटे से घर को चलाने के लिए दिन रात कितनी हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। आप मेरे लिए इतनी चिंता मत किया कीजिए। नंदिनी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम अपनी उदासी इस झूठी मुस्कान के पीछे नहीं छुपा सकती। तुम्हारी ये लाल आंखें चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम मायके से रोती हुई आई हो।
मुझे सच सच बताओ नंदिनी, क्या आज फिर माँ जी और काजल ने तुम्हें कोई ताना मारा? उन्होंने फिर से मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया ना? उन्होंने तुम्हें लावारिस कहा ना? नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए। माँ और काजल की बातें तो मेरे लिए बचपन का खिलौना जैसी हैं। मुझे अब उनकी करवाहट की आदत हो चुकी है। पर मुझे रोना इस बात पर आता है कि वो लोग आपकी कीमत नहीं जानते। वो सोचते हैं कि जो इंसान मिट्टी के बर्तन बनाता है वो दुनिया का सबसे छोटा इंसान है। लेकिन मैं जानती हूं कि आप कितने नेक, ईमानदार और सच्चे हैं। आप मेहनत की कमाई से मेरा पेट भरते हैं। मेरे लिए आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। मुझे आपके साथ इस झोपड़ी में जो इज्जत मिलती है वो किसी महल में भी नहीं मिलेगी। नंदिनी, तुम्हारे इस विश्वास और स्वाभिमान को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। तुमने मेरी इस गरीबी के भेष से प्यार किया है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हें वो हर खुशी और सम्मान मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। चलो, अब तुम अंदर जाकर आराम करो। और हां, आज रात का खाना मैं खुद बनाऊंगा। अगली सुबह बाजार में थोड़ी चहल पहल थी। सड़क किनारे बने एक छोटे से लकड़ी के स्टॉल पर माधव ने मिट्टी की सुराहियां, घड़े और सुंदर दिए सजा रखे थे। नंदिनी उसके पास बैठी ग्राहकों को बर्तन दिखा रही थी। तभी वहां से शहर के महंगे सामान से भरे बड़े बड़े थैले हाथों में लिए काजल और उसका पति आदित्य गुजरे। अचानक काजल की नजर नंदिनी पर पड़ी और उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। अरे आदित्य जी, जरा ठहरिए, अपनी आंखें खोलकर जरा इधर तो देखिए। इस भरे बाजार के बीचों बीच धूल और मिट्टी में कौन बैठा है? ये तो हमारी बड़ी दीदी और उनके करोड़पति पतिदेव हैं। वाह दीदी, कल मायके में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और आज यहाँ सड़क पर बैठकर मिट्टी बेच रही हैं। अच्छा, तो ये हैं आपके महान जीजा जी। भाई साहब, दिन भर में 2-4 घड़े बिक भी जाते हैं या सिर्फ यहां बैठकर मक्खियां मारते हो और मिट्टी कूटते रहते हो? देखो भाई, तुम काजल के जीजा हो, इसलिए मुझे तुम पर तरस आ रहा है। अगर पैसों की इतनी ही तंगी है और भूखों मरने की नौबत आ गई है तो शहर में मेरी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है। वहां आ जाना, तुम्हें झाड़ू पोछा करने और सामान उठाने की मजदूरी पर रख लूंगा। अच्छे पैसे दे दूंगा, कम से कम सूखी रोटी तो नसीब होगी। आदित्य जी, अपनी दौलत की गर्मी और ये घमंड अपने घर की तिजोरी में बंद करके रखिए। मेरे पति अपनी ईमानदारी और पसीने की कमाई से घर चलाते हैं, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते। हमें आपकी किसी दया, किसी भीख या आपकी दुकान की मजदूरी की कोई जरूरत नहीं है। गरीब हम पैसों से हो सकते हैं, लेकिन हमारा स्वाभिमान आपके इस पैसे से कहीं ज्यादा ऊंचा है। बेहतर होगा कि आप दोनों यहाँ से तुरंत चले जाएं। दीदी, गुस्सा क्यों हो रही हो? सच हमेशा कड़वा ही लगता है। अब माँ की बात मानकर किसी अमीर लड़के से शादी की होती तो आज मेरी तरह बड़ी गाड़ी में घूमती। अब इस कंगाल कुम्हार से ब्याह किया है तो पूरी जिंदगी बाजार की धूल फाकनी ही पड़ेगी ना। चलो आदित्य जी, यहाँ इन छोटे लोगों के मुंह लगकर अपना कीमती वक्त खराब करने की जरूरत नहीं है। काजल और आदित्य जोर जोर से हंसते हुए और घमंड में पैर मटकाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नंदिनी की आंखों में बेबसी के आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन माधव बिल्कुल शांत रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान है। तभी बाजार के उसी कोने में एक बूढ़े चाचा, जो सिर पर टोकरी में थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर बेच रहे थे, अचानक ठोकर खाकर गिर जाते हैं। उनकी सारी सब्जियां कीचड़ और धूल में बिखर जाती हैं। बूढ़े चाचा रोने लगते हैं और घुटनों के बल बैठकर सब्जियां समेटने की कोशिश करते हैं। माधव ये देखते ही तुरंत अपनी जगह से उठता है और दौड़कर बूढ़े चाचा के पास पहुंच जाता है। अरे चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप चुपचाप यहाँ बैठिए। मैं आपकी सारी सब्जियां उठाकर साफ कर देता हूँ, आप परेशान मत होइए।
बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आज सुबह से एक भी सब्जी नहीं बिकी थी। घर में छोटे छोटे नाती पोते भूखे बैठे हैं, इस उम्मीद में कि दादा बाजार से राशन लेकर आएगा। अब ये सब्जियां भी मिट्टी में मिल गईं। मैं आज अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? माधव का दिल पिघल जाता है। वो बिना एक पल सोचे अपनी जेब में हाथ डालता है। सुबह से लेकर दोपहर तक मिट्टी के बर्तन बेचकर उसने जो एक एक रुपया कमाया था, वो सारे पैसे निकालता है और चुपके से बूढ़े चाचा की कांपती हथेली पर रख देता है। चाचा, ये पैसे रखिए। आज आपके घर का कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आप बाजार से जाकर सीधा राशन खरीदिए। ईश्वर सब ठीक कर देगा। बेटा, तुम खुद यहाँ सड़क किनारे बैठकर मिट्टी के बर्तन बेच रहे हो। तुम्हारी खुद की हालत साधारण है, लेकिन तुम्हारा ये दिल किसी राजा महाराजा से भी कहीं बड़ा है। भगवान गवाह है बेटा, तुम्हारी ये दरिया दिली तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाएगी। ईश्वर तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। नंदिनी दूर से अपने पति का ये रूप देख रही होती है। उसके दिल से सारा दर्द गायब हो जाता है। उसकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं और उसका सीना अपने पति के लिए गहरे सम्मान और गर्व से भर जाता है। काजल और आदित्य अपनी दौलत के नशे में चूर होकर आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि उन्होंने एक गरीब को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि माधव ने आज जो अमीरी दिखाई थी, वो किसी बड़े से बड़े धनवान के बस की बात नहीं थी। माधव की इस सादगी और गरीबी के पीछे छिपा असली राज अब बहुत जल्द नंदिनी के पिता देवराज के जरिए एक बड़े बवंडर के साथ सामने आने वाला था। बाजार की उस कड़वी घटना को बीते कुछ दिन हो चुके थे। नंदिनी और माधव रोज की तरह अपने उसी छोटे से मिट्टी के घर में सादगी और संतोष के साथ जीवन बिता रहे थे। नंदिनी के मन में बाजार के अपमान की टीस तो थी, लेकिन माधव का प्यार और उसकी मेकी उस घाव पर मरहम लगा देती थी। तभी एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, नंदिनी के पिता देवराज अचानक बिना किसी को बताए भारी मन और थके कदमों से माधव और नंदिनी के इस छोटे से आशियाने पर आ पहुंचे। बेटा नंदिनी, नंदिनी बेटा। पिताजी, आप अचानक इस चिलचिलाती धूप में यहाँ? सब ठीक ठाक तो है ना पिताजी? माँ या काजल की तबीयत तो खराब नहीं है? आप इतने परेशान और थके हुए क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है मेरी बच्ची, तू घबरा मत। तेरे मायके में सब भले चंगे हैं। मैं तो बस अपनी इस लाडली बेटी और दामाद से मिलने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। बहुत दिन हो गए थे तुम दोनों का चेहरा देखे हुए, और उस दिन तो माँ ने तुम्हें ढंग से विदा भी नहीं होने दिया था। बस इसी कसक में चला आया। पिताजी, पहले आप अंदर आइए, बाहर बहुत तेज धूप है। आइए, अंदर पधारिए। प्रणाम बाबूजी। इस तपती दोपहरी में आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे संदेश भिजवा दिया होता तो मैं खुद नंदिनी को लेकर मायके आ जाता। आइए बाबूजी, चटाई पर बैठिए। नंदिनी, बाबूजी बहुत दूर से चलकर आए हैं। उनके लिए जल्दी से ठंडा पानी लाओ और चूल्हे पर कड़क चाय चढ़ाओ। देवराज चटाई पर बैठते हैं और माधव को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखते हैं। उसकी सादगी और विनम्र स्वभाव को देखकर देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह एक गहरी सांस लेते हैं। बेटे माधव, अब और कितने दिन? आखिर तुम इस तंग झोपड़ी में, इस चिलचिलाती धूप में रहकर गरीबी का ये कठिन नाटक और कब तक करते रहोगे? अब तो तुम्हारी परीक्षा का समय भी पूरा होने वाला है। अब तो इस भेष को उतार दो बेटे। नाटक? पिताजी, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? माधव जी और गरीबी का नाटक? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताइए कि माजरा क्या है। हाँ नंदिनी बेटी, आज मैं तेरे सामने एक ऐसा सच खोलने आया हूं जिसे सुनकर तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, जिसे तू एक साधारण गरीब कुम्हार समझकर इस टूटी झोपड़ी में ब्याह कर लाई है, और जिसके लिए तूने दुनिया भर के ताने सहे हैं। वो कोई मामूली इंसान या गरीब कुम्हार नहीं है। माधव इस देश के सबसे बड़े हस्तशिल्प और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस साम्राज्य के मालिक का इकलौता बेटा
और करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? माधव जी इतने बड़े अमीर खानदान के वारिस हैं? अगर ये सच है तो माधव जी आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आप इस धूल और कीचड़ में दिन रात इतनी हाड़ तोड़ मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों आपने अपनी पत्नी को इस तंगी में जीने दिया? नंदिनी, बाबूजी जो कह रहे हैं वो 100% सच है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो जमीन से उठे इंसान हैं। उनका एक अटूट उसूल था। उनका मानना था कि अगर मैं सीधे उनके बने बनाए आलीशान बिजनेस साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया तो मैं कभी भी मेहनत की असली कीमत, पसीने की कद्र और जमीन से जुड़े गरीब लोगों का दर्द नहीं समझ पाऊंगा। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, कुछ साल किसी दूर गांव में एक आम गरीब बनकर जियो, जीवन की कठिनाइयों का असली अनुभव लो और अपने लिए एक ऐसी जीवन संगिनी चुनो जो तुम्हारी दौलत या गाड़ी देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारे साफ और सच्चे दिल से प्यार करे। बस इसीलिए मैं यहाँ कुम्हार का भेष बदलकर रह रहा था, ताकि अपनी पहचान छुपा सकूं। बेटी, जब तेरी सौतेली माँ सावित्री ने मुझसे जिद की थी कि नंदिनी के लिए कोई गरीब और फटी हाल लड़का ढूंढो ताकि वो जिंदगी भर तड़पे, तब मैं अंदर से मर गया था। लेकिन ईश्वर की मर्जी देखो, मैं भटकता हुआ शहर में माधव के पिता से मिला, जो मेरे पुराने परिचित थे। उन्होंने जब मुझे माधव के इस चैलेंज के बारे में बताया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे समझ आ गया कि मेरी बेटी के नसीब का ताला खुल गया है। माधव ने जानबूझकर तुझसे शादी की और देख, इसने अमीर होने के बावजूद कभी अपनी दौलत का घमंड नहीं दिखाया, बल्कि एक सच्चे पति की तरह हर मोड़ पर तेरा साथ दिया। नंदिनी माधव की सच्चाई और उसकी महानता जानकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गहरे गर्व और खुशी के हैं। माधव जी, मुझे आपसे तब भी कोई शिकायत नहीं थी जब मैं आपको गरीब समझती थी, क्योंकि आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत था। लेकिन आज आपकी ये हकीकत जानकर मेरा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया है। आप इतने बड़े अमीर होकर भी इस मिट्टी की कुटिया में मेरे साथ आम इंसान बनकर रहे, ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। मैं सचमुच भाग्यशाली हूं। माधव बेटे, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गरीबी में रहने का जो समय दिया था वो अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने असली रूप में राजा की तरह इस दुनिया के सामने आओ। और सबसे पहले हमें सावित्री, काजल और उस घमंडी आदित्य के अहंकार को तोड़ना होगा, जिन्होंने भरे बाजार में तुम दोनों की गरीबी का तमाशा बनाया था और नंदिनी को हमेशा जिल्लत के आंसू दिए हैं। आप जैसा आदेश दें बाबूजी। अब तक मैंने सब कुछ चुपचाप सहा, क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी। लेकिन अब जब मेरी पत्नी के सम्मान की बात है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत अच्छे, तो सुनो, कल दोपहर तुम दोनों बिल्कुल इसी साधारण भेष में मेरे घर आओगे। मैं वहां सावित्री, काजल और आदित्य को भी किसी बहाने से बुला रहा हूं। कल उनके घमंड का ऐसा तमाशा बनेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। कल इस कहानी का आखिरी फैसला होगा। बरसों से छिपा हुआ ये गहरा राज अब आखिरकार बाहर आ चुका था। देवराज के पिता होने का फर्ज पूरा हो रहा था और उनके दिल का बोझ हल्का हो चुका था, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में था। लेकिन दूसरी तरफ नवलगढ़ के उस घर में सावित्री और काजल अब भी अपनी झूठी शान और कागजी दौलत के नशे में चूर थीं। वे पूरी तरह अनजान थीं कि कल की सुबह उनके जीवन में एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली है जो उनके अहंकार के महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। अगले दिन की दोपहर नवलगढ़ में देवराज के घर का मुख्य कमरा गुस्से, घमंड और साजिश की गूंज से भरा हुआ था। देवराज के बुलाने पर सावित्री और काजल अपने सबसे महंगे रेशमी कपड़ों और गहनों से लद कर बैठी थीं। उनके बगल में काजल का पति आदित्य सूट बूट पहने बैठा था। तभी दरवाजे से देवराज के साथ नंदिनी और हमेशा की तरह बेहद साधारण धूल से सने कपड़ों में माधव अंदर आते हैं। उन्हें देखते ही कमरे का माहौल बदल जाता है।
नंदिनी और माधव को देखते ही सावित्री का चेहरा गुस्से से सिकुड़ जाता है। अरे जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आपने अचानक हम सबको यहाँ इस तपकी दोपहर में क्यों बुलाया है? हमारे दामाद जी आदित्य बाबू का एक एक मिनट लाखों का है। शहर में इनका कितना बड़ा कारोबार है और इनके सामने आपने फिर से इन दोनों भिखारियों को लाकर खड़ा कर दिया। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि इस लावारिस बेटी और इसके कंगाल पति का फिर से राशन खत्म हो गया है और ये हमसे भीख मांगने आए हैं। हाँ माँ, मुझे तो लगता है कि जीजा जी के मिट्टी के बर्तन बाजार में बिकना बंद हो गए हैं, या फिर इनके गधे ने माटी ढोना छोड़ दिया है। आखिर गरीब लोग अपनी फटीहाली छुपाने के लिए मायके की चौखट पर ही तो आकर नाक रगड़ते हैं। दीदी, अगर पैसे चाहिए तो सीधे मांग लो ना, ऐसे नाटक करने की क्या जरूरत है? बाबूजी, जो भी बात है जल्दी बोलकर खत्म कीजिए। मेरे पास इन सड़क छाप लोगों के फालतू ड्रामे देखने का और इनकी गरीबी का रोना सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर इन्हें पैसे चाहिए तो मैंने कल ही बाजार में कहा था कि मेरे यहाँ आकर झाड़ू पोछा कर लें, मैं खैरात दे दूंगा। सावित्री, काजल और आदित्य, तुम तीनों अपनी इन बदजुबानियों को यहीं रोक दो। बहुत नाच लिया तुम लोगों ने अपनी इस कागजी दौलत के घमंड में। आज यहाँ कोई तुमसे भीख या मदद मांगने नहीं आया है, बल्कि आज मैं तुम तीनों की आंखों पर बंधी उस अंधे अहंकार की पट्टी को फाड़ने आया हूं जिसने तुम्हें अंधा बना दिया है। जिस माधव को तुम दिन रात मिट्टी कूटने वाला, कंगाल और झाड़ू पोछा करने वाला कहकर उसका तमाशा उड़ा रहे हो ना, असल में उसकी असली हैसियत के आगे तुम लोगों की ये औकात और ये अमीरियत कुछ भी नहीं है। तुम सब उसके सामने बौने हो। अरे, आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं क्या? इस फटेहाल कुम्हार की हैसियत हमारे आदित्य बाबू से बड़ी होगी। अपनी इस लावारिस बेटी के गम में आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देवराज अपनी जेब से एक सफेद दस्तावेज निकालते हैं, उसे माधव और नंदिनी के सामने खोल कर दिखाते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, सोच में रहकर बात कर। सुन, ये माधव कोई अभागा कुम्हार नहीं, बल्कि इस देश के सबसे बड़े शर्मा हस्तशिल्प और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के मालिक का इकलौता बेटा और करोड़ों के साम्राज्य का इकलौता वारिस है। इनके पिता का उसूल था कि उनका बेटा सीधे गद्दी पर बैठने से पहले गरीबी का असली दर्द समझे और एक ऐसी जीवन संगिनी चुने जो उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से प्यार करे। और मेरी बेटी नंदिनी इस परीक्षा में सोने की तरह खरी उतरी है। क्या क्या कहा? शर्मा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स? ओ माय गॉड, आप द ग्रेट माधव शर्मा हैं? सर, मैंने पिछले ही महीने बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर आपकी तस्वीर देखी थी। मेरी कंपनी तो आपके साम्राज्य के सामने एक छोटी सी चींटी जैसी है। सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बाजार में और यहां आपको ना जाने क्या क्या कह दिया। सर, अगर आपने मेरी कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये मैं क्या देख रही हूँ आदित्य बाबू? आप इससे माफी मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी का पति इतना बड़ा अमीर। आदित्य जी, अब पछताने से बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। पैसा तो आज है, कल नहीं, लेकिन इंसान का व्यवहार और उसका चरित्र हमेशा रहता है। मिट्टी के बर्तनों ने मुझे यही सिखाया है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा महल बना ले, अंत में उसे इसी मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए अपनी दौलत पर कभी इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि आपको दूसरों की गरीबी में सिर्फ कीचड़ नजर आए। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपनी झूठी अमीरी के घमंड में आपको नीचा दिखाया, बाजार के बीच आपका अपमान किया। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई कि असली अमीर पैसों से नहीं, बल्कि दिल और संस्कारों से हुआ जाता है। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे अपनी बहन मान लो। नंदिनी बेटी, माँ का भेष धरकर भी मैं हमेशा तेरे लिए एक जल्लाद सौतेली माँ बनी रही। मैंने जानबूझकर तुझे इस तंगी में धकेला था ताकि तू रोए, पर ईश्वर ने तुझे दुनिया का सबसे बड़ा सुख दे दिया। मुझे अपनी इस नीच हरकत पर
बहुत पछतावा हो रहा है बेटी। क्या तू अपनी इस पापी माँ को माफ कर पाएगी? माँ, काजल, आप दोनों ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ हैं और काजल मेरी छोटी बहन है। भले ही आपने मुझे सौतेला समझा, पर मेरे दिल में आपके लिए कभी नफरत नहीं थी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज हमारा परिवार सच में एक हो गया है। बाबूजी, अब मेरी परीक्षा और सादगी का सफर पूरा हुआ। अब मैं नंदिनी को आदर और सम्मान के साथ अपने असली घर, अपने महल लेकर जा रहा हूं। लेकिन हमारा ये परिवार अब हमेशा ऐसे ही प्यार से जुड़ा रहेगा। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे बेटा। तुमने आज इस घर के अहंकार को मिटाकर इसे स्वर्ग बना दिया। दौलत की झूठी चमक और अहंकार की आखिरकार हार हुई और जीत हुई तो सिर्फ सब्र, सादगी और रिश्तों की पवित्रता की। सावित्री और काजल का घमंड मिट्टी में मिल चुका था और उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल चुका था। वहीं नंदिनी को उसके सब्र और पवित्र दिल का वो फल मिला जिसने उसकी जिंदगी को ताउम्र के लिए खुशियों और सम्मान से भर दिया।